एडिशन ऑफ वेक्टर। चलिए, कल वैल्यूज याद कर ली थी। 120 डिग्री पे क्या होता है जब दोनों वेक्टर सेम होंगे? सेम वेक्टर मिलता है ना? और 60 डिग्री पर क्या होगा? √3a। देखो जरा, चेक करो टेबल को। टेबल को चेक करो, है ना? √3a मिलेगा। डन हो गया। 90 पे कितना मिलेगा? √2a मिलेगा। तो ये याद रखना है, टिप्स पे रखना है, ठीक है। 30 वाला मैंने बोला था, मैंने करवा दिया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वो क्या है, दे दिया था मैंने। अच्छा, उसके बाद क्या है? 180 पर क्या होगा? जीरो। अगर सेम है तो जीरो मिलेगा, वैसे a-b मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। डन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब है, लिखिए। हाँ, ये स्पेशल केस है, मतलब ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, डिराइव की फॉर्म में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, इसको शो करना है हमें एक बार। चलो, अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर ये है, ठीक है, और बी वेक्टर ये है, लेट, मैंने इसको एज्यूम करा है, तो मैंने टेल टू टेल मिला दिया। तो मुझे बताइए, मैं अब ट्रायंगल लॉ लगाऊं या पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं? पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं ना, क्योंकि हेड टू टेल मेथड कौन सा था? ट्रायंगल लॉ था। तो मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया, ऐसे करके कंप्लीट करा। ये ऐसे करके कंप्लीट करा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा। ये क्या है? रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट क्या है? ये रिजल्टेंट है आपका a+b। एडिशन ही तो है ये, हम ऐड ही तो कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन ही है। अच्छा, अब आप जानते हो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a² + b² +2ab cos थीटा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच का थीटा एंगल मान लेती हूँ। अच्छा, अब यहां पे हमने माना है कि भाई ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, तो क्या होगा? आर आपका क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा आपका a² +a² +2a² cos थीटा। आ गया, ठीक है। अब इसको मैं और तरीके से कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 2a² और प्लस में 2a² cos थीटा। डन हो गया। अब मेरे ख्याल से ए को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, कॉमन है ना। a² को कॉमन ले लो दोनों में से, और ए क्या होगा? अच्छा, 2 भी कॉमन है ना। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, इसको ऐसे कर लो। आर और 2a² को बाहर कॉमन ले लो, बाहर मतलब अंडर रूट के, और अंदर ब्रैकेट बना लो इस तरीके से। अंदर बन जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा। 1 प्लस में कॉस थीटा, ये है ना। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, आइडेंटिटी कौन सी है? = 2a, ये आया। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होने वाली cos 2 थीटा है, cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 2 cos² थीटा माइनस में 1। अच्छा, आधा थीटा लगाओ, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये आधा थीटा है। तो cos θ = 2 cos² θ/2 माइनस, जब मैंने यहाँ आधा करा तो बेटा यहाँ भी तो आधा करूंगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास फॉर्मूला आया ये। अब मैं इसको पुट कर रही हूँ यहाँ पर। r = 2a² और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ? 2 cos² θ/2। अच्छा, अब आपको पता है कि अंडर रूट के बाहर आएगा, 2 और 2 4 हो गया, तो 2 आ जाएगा। a² है तो a आ जाएगा। cos² θ/2 है तो क्या आ जाएगा? cos θ/2। तो ये थोड़ा सा इसको याद कर लेना, ठीक है।
डन। लिखो जल्दी से। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका, इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन शो दैट, इस बार क्या होगा आपका, ए माइनस बी होगा। क्या होगा, ए माइनस बी। यहां पर आएगा आपका ए माइनस बी। ए माइनस बी, और आपको शो करना है, आपको शो करना है 2a साइन थीटा बाई 2। सेम वही तरीका है, ठीक है। बस इस बार क्या करना है, आपका एक वेक्टर क्या होगा, आपका जो एक वेक्टर होगा, आपका जो ये वेक्टर बनेगा यहाँ पर, ए माइनस बी करना है तो आप क्या कर लो, ए वेक्टर ऐसे ले लो, और पहले आपका बी वेक्टर ऐसे था तो माइनस बी ऐसे कर लो, है ना। बस डायरेक्शन चेंज मत करना। पैरेललोग्राम लॉ बना लीजिए, ये पैरेललोग्राम लॉ बन गया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम लॉ बन गया। इसका जो आपको रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा, इस बार ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये होगा इस बार ए माइनस बी। क्या होगा, ए माइनस बी। अच्छा, अब आपको इसी रिजल्टेंट को सॉल्व करना है, तो आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा होता है, राइट, यही होता है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस में 2a का स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद सेम वही स्टेप करना है आपको। चलिए, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट हो गया आपका 2a का स्क्वायर और माइनस में 2a का स्क्वायर कॉस थीटा। अब मैं यहां से कॉमन ले रही हूँ, कॉमन क्या ले रही हूँ, अंडर रूट में 2a का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास बचा 1 माइनस में कॉस थीटा। अच्छा, इस बार आइडेंटिटी जो यूज होने वाली है वो कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है इस बार कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, कौन सी है बेटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो आधा कर लीजिए, आधा क्या करके कैसे आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप, अच्छा, उल्टा लिख दिया, 1 माइनस में, 1 माइनस में तो है, अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब आपको आधा करना है तो कैसे आएगा, डन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको चाहिए 1 माइनस में, 1 माइनस में कॉस थीटा, तो इसको इधर रखिए और ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा, और इसको इधर ले आइए तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वैल्यू आपको पुट करनी है ना। आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर लोगे, आंसर आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज डन। नाउ अब यहां से आप कॉमन निकाल लीजिए, यू विल गेट आर इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा बाई 2। ये आंसर आ गया किसका, ए माइनस बी का, है ना। ठीक है, देख लीजिए फटाफट से। ओके, तो अभी हमें क्या मिला है कि अगर आपका रिजल्टेंट ए प्लस बी आया है, ए प्लस बी, और अगर रिजल्टेंट आया है ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो इसका आंसर क्या आया है, ए प्लस बी का क्या आया आंसर, 2a कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो इसका आएगा 2a कॉस थीटा बाई 2, और इस वाले का क्या आया है, 2a साइन थीटा बाई 2। अच्छा, अब दोनों ही केसेस में ना मुझे आप क्या करके दिखाओगे, मुझे आप सॉल्व करके दिखाइए, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री,
फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों के लिए मुझे सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, दोनों केस के लिए। एक है एडिशन और एक है सब्ट्रैक्शन। आप लोग सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलो। ये हो जाएगा आपका 2a cos 0 डिग्री बन जाएगा। ये हो जाएगा 2a cos 60/2। तो ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली 30 डिग्री लिख रही हूँ। 30 cos 30 डिग्री। ये बन जाएगा 2a cos 45 डिग्री। ये बन जाएगा 2a cos 60 डिग्री। ये बन जाएगा 2a cos 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0। तो ये तो 0 ही आ गया। ठीक है, cos 60 कितना होता है? 1/2। तो कित अच्छा, हाँ ठीक तो है। हाँ ठीक है। और cos 60 कितना होता है? √3/2। 1/2। 1/2। तो 2a × 1/2। तो कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। डन हो गया, मैच हो रहा है। ठीक है, cos 45 बताइए। 1/√2। तो यह कितना आ जाएगा? √2a आ जाएगा। डन हो गया। cos 30 बताइए। √3। √3/2। तो ये कितना आ जाएगा? √3a आ जाएगा। और cos 0 1 होता है तो ये 2a आ जाएगा। तो यही सब तो हमने पढ़ा था। यही पढ़ा था ना, पिछले में यही आया था कि अगर 0 है तो किसी भी को आप ऐड करोगे तो डबल हो जाएगा। इसमें √3 आ जाएगा। 90 में √2a हो जाता है। 120 में सेम वेक्टर वापस आ जाता है। 180 में 0 हो जाता है। एडिशन में। ठीक है, चलो। ठीक है, अब ऐसे ये निकाल लो साइन वाला। इसमें कितना आ जाएगा? ये तो 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2a sin 0। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 60 डिग्री में कितना आया? 2a sin 30 डिग्री। sin 30 1/2 होता है। तो कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। a आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा आपका 2a sin 45। sin 45 कितना होता है? 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2a। चलिए, नेक्स्ट। ये आ जाएगा 2a sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री √3a/2 होता है। तो 2a में √3/2। तो ये आ जाएगा √3a। कुछ गलत तो नहीं कर रही मैं? sin 90 1 होता है तो ये 2a हो जाएगा। सेम आया। अच्छा, अब आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों केस में ना सिर्फ एक ही ऐसा है जिसका आंसर आपका सेम आया है। कौन से वाले का? इसका। देख रहे हो, सिर्फ इसका ही सेम आया, और किसी का सेम आया है क्या? और किसी का सेम नहीं आया ना। चाहे आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, 90 डिग्री के भी अगर एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच में तो हमेशा √2 ही लगाना है। डजेंट मैटर कि वो ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सिर्फ एक यही वैल्यू है जो क्या आई है? सेम आई है। ये क्या आई है? सेम आई है। तो चाहे आप एडिशन करिए चाहे आप सब्ट्रैक्शन करिए, दोनों ही केस में क्या आना है? √2a। कब? जब दोनों एंगल के बीच में कितना एंगल जा रहा है आपका? 90 डिग्री एंगल जा रहा है। चलिए, डन। अच्छा, अब ये हो गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर इज डन। ओके, क्वेश्चंस बाद में दूंगी, पहले कॉन्सेप्ट करवा देती हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, चलो। लिख लिया? डन। और हटा दूं? हेडिंग डालो लेमीज थ्योरम। हटा दो लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम, ठीक है।
डेफिनेशन क्या है इसकी? इफ थ्री कोप्लेनर forces acting at a point keeps it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. अदर टू फोर्सेस। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको? मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिस पर तीन ना कोप्लेनर फोर्सेस लग रही हैं, एक, दो और तीन, इस तरीके से। ठीक है, ये तीन फोर्सेस लग रही हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। तीनों का मैं नाम दे रही हूँ F1, इसको नाम दे रही हूँ F2 और इसको नाम दे रही हूँ F3। तीनों के मैं अल्फा के नाम दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसको बोल लो अल्फा, इसको बोल लो बीटा और इसको बोल लीजिए गामा। डन। अब इन्होंने बोला क्या, इधर देखिए, इफ थ्री co-planar forces acting at a particular keeps in equilibrium then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। ये लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है। देखो, अगर मैं बात करूं ना F1 की, जब आप F1 को लिखा करो, ये F1 है, तो F1 के बाद जो एंगल लिखोगे ना, जो लिखोगे, या ऐसे बोलो शुरू में, ऐसे बोल लीजिए कि जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन एंगल के, साइन थीटा के। और जो थीटा होगा वो क्या होगा? वो थीटा जो होगा वो होगा एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। इसका मतलब क्या है? अगर फोर्स ये है तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा? ये दो फोर्सेस के बीच के एंगल के, अपोजिट वाली फोर्सेस। अगर फोर्स ये मैं काउंट कर रही हूँ तो इसका अपोजिट दो फोर्सेस कौन सी है? ये तो एंगल कौन सा जाएगा? बीटा। तो इक्वेशन जो बनती है ना बेटा, वो बनती है कि F1 आएगा अपॉन में साइन अल्फा, F2 आएगा साइन बीटा और F3 आएगा साइन गामा। ये आपको याद रखना है। ऐसी कोई भी आपको कोई भी पॉइंट दिखे जिसपे तीन फोर्सेस आपको लगातार दिखाई दे रही हैं, तो समझ जाना वहां पे आपको सीधा लेमीज थ्योरम लगानी है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? इसको लिख लो पर फटाफट से। वैसे इसको हम कहीं और पढ़ते हैं, लेकिन मैंने वेक्टर में इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसको वेक्टर में और भी जगह पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस पे करवाऊंगी ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन,
डन। समझो। देखो, समझो। अच्छा, यहाँ पे ना आपको पहचानना पड़ेगा। एक तो ये मैं बता देती हूँ, ऐसे करके वॉल है कोई। ठीक है, ये क्या है? वॉल है। ये स्ट्रिंग है, रोप, रस्सी, कुछ भी बोल सकते हो। ऐसे करके रस्सी है, और यहाँ पे वेट को टांग दिया गया, और ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। अब हुआ क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है। देखो, स्ट्रिंग पे कभी भी कोई फोर्स लगती है ना, उसे टेंशन बोलते हैं। मैं अगर किसी रस्सी को खींच रही हूँ ना, तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है? टेंशन लग रही है। क्या लग रही है? टेंशन लग रही है। तो ये टेंशन जो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अब मैं, अच्छा, हम अब किसी भी रोप पे, रस्सी पे, स्ट्रिंग पे अगर टेंशन बना रही है, बनानी है, इट इज अवे फ्रॉम दी बॉडी ऑलवेज। बॉडी कहाँ पर है? इस तरफ है। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा इस स्ट्रिंग पे टेंशन बनाना, और टेंशन फोर्स है। टेंशन क्या है? फोर्स है, याद रखना। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बनाऊं उसको, मैं आपको बोलूं बेटा इस वाली स्ट्रिंग पे टेंशन बना दो, तो मैं इस टेंशन का नाम दे रही हूँ T1। अवे फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी इस तरफ है ना, तो दूर बनाइए। तो ये हो गया T2। डायरेक्शन ऐसे नहीं बनानी है, डायरेक्शन ऐसे नहीं बनानी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, हमेशा अवे फ्रॉम दी बॉडी। बॉडी का, बॉडी इधर है ना मेरे ख्याल से, तो ये अवे फ्रॉम दी बॉडी और क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, ये आपका आना चाहिए था लॉज ऑफ मोशन में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दे दिया, मैं वेक्टर्स में करवा देती हूँ लेविस थ्योरम, इसलिए समझा रही हूँ। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? टेंशन क्या है? फोर्स ही है। टेंशन क्या है? फोर्स है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि डायरेक्शन ऑफ द टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स लिख देती हूँ, टेंशन फोर्स is always away from the body। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई है? अच्छा, ये वेट है, आपको पता है वेट क्या होता है? नीचे की तरफ लग रहा है ना? वेट क्या होता है? F=mg तो होता है, वो भी तो फोर्स ही होता है नीचे की तरफ। F=mg, यही तो वेट होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इन्होंने गिवन क्या दिया? टेंशन इन स्ट्रिंग ओबी। ओबी वाली टेंशन इन्होंने दे दी है, तो भाई ये ओबी वाली टेंशन जो है, ये इन्होंने कितनी दे दी है? 30 न्यूटन दे दिया। बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने क्या बोला? ये भी निकाल दीजिए और ये भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप, मुझे एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस दिखाई दे गई हैं, T2, T1 और mg। फोर्स है ये भी। तो जैसे ही एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस दिखा जाए, तुरंत दिमाग चल जाना चाहिए कि अब तो लेमिस थ्योरम लगेगा। ठीक है, लेमिस थ्योरम के लिए अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एंगल चाहिए। क्या चाहिए? एंगल चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो जरा, एक एंगल शायद गिवन है, इसमें मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ये 30 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, लिख लेना। डन हो गया? ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा? चल, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, तो पूरे ऐसे करके तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना, मैंने स्ट्रेट लाइन क्लिक ऐसे करा है, तो ये भी 90 डिग्री हुआ। चलो ठीक है, मुझे ये पूरा एंगल मिल गया। 90 प्लस में 30 कितना बना? 120 हो गया। अच्छा, ये पूरा एंगल मुझे यहाँ का मिल गया कि ये वाला एंगल 120 डिग्री है। चलिए, डन हो गया। अच्छा, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, ये भी एंगल मुझे मिल गया, कोई इशू? 90 डिग्री मुझे मिल गया। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कैसे निकल सकता है, खुद सोचो। नहीं नहीं, आप एक काम करो ना, 180 में से 30 माइनस कर दो ना सिर्फ। ये स्ट्रेट लाइन जा तो रही है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना। 180 में से 30 को माइनस कर दो, 150, है ना? ये पूरा एंगल मुझे कितना मिल गया? 150 मिल गया। समझ रहे हो बात को? डाउट आ गया समझ में? ठीक है, तो ये वाला। अच्छा, अब मुझे क्या बोलोगे? फोर्सेस बोलोगे, और उसके साथ साथ का कौन सा वाला एंगल बोलोगे? अगर मैं बोल रही हूँ, इक्वेशन में लिख रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं इक्वेशन लिख रही हूँ T1 की, तो बताइए T1 के नीचे कौन सा एंगल लिखूं? साइन 150, अपोजिट वाला, अपोजिट वाला 150। अच्छा, अगर मैं लिख रही हूँ T2, T2 मैंने लिख दिया, T2 के बाद में कौन सा वाला एंगल लिखूंगी? T2 कहाँ है? पहले T2 ढूंढ लो, ये रहा T2। एंगल कौन सा लिखूंगी? साइन 90, साइन 90। ठीक है, साइन 90। और अगर मैं कौन सा लिख रही हूँ? वेट लिख रही हूँ, mg नहीं लिख रही, मैं वेट लिख रही हूँ। अगर मैं वेट लिख रही हूँ, तो मैं एंगल कौन सा लिखूंगी? साइन 120, साइन 120। क्लियर है? ये इक्वेशन आपको लिखनी है।
अब आपको कौन सी वाली गिवन है? आपको शायद T1 वाली गिवन है। T1 कौन सी वाली? ये वाली गिवन है। तो भाई अगर एक इक्वेशन गिवन है तो बाकी सबकी वैल्यू सेम ही तो आनी है। हमने इक्वेट करा हुआ है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू में जानती हूँ, इसकी वैल्यू में जानती हूँ, जब मैं इसकी वैल्यू जानती होंगी तो मेरी दोनों वैल्यूज बराबर ही आएंगी। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ कि T1 बाई साइन 150 आएगा कितना। तो T1 मेरी वैल्यू कितनी दी है? 30। और साइन 150 को निकालने का तरीका क्या है? अगर नहीं भी आता है तो मैं वैसे बता रही हूँ जनरली, आप एक काम करो, 180 माइनस में कितना कर दे? 180 माइनस में कितना कर दे? 30 कर दे, 150 आ जाएगा। ठीक है, 30 कर दिया। अच्छा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया मुझे बताना जरा, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया ये? हाँ, 180 माइनस में, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है? साइन पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 30 अपॉन में साइन 30 आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 अपॉन में साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इतने बात समझ में आई है? ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो इस पूरे की कितनी आई है? 60 आई है। अब आप क्या करिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इधर। दूसरी वैल्यू क्या है? साइन वो T2 अपॉन में साइन 90। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 60 के बराबर आएगी। तो T2 साइन 90 कितना होता है? साइन 91 होता है। तो ये क्या आ जाएगा? T2 60 न्यूटन आ जाएगा। T2 कितना आ जाएगा? 60 न्यूटन। अब वेट निकाल ले, है ना? वेट, वेट अपॉन में साइन 120 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये हमने कर चुका है। ठीक है। अच्छा, अब साइन 120 की वैल्यू कौन बताएगा? निकालू मैं? 90 प्लस में कितना करना पड़ेगा? 90 करोगे 180 करोगे? 180 माइनस कर लो, उसमें चेंज नहीं करना पड़ता। 180 माइनस में 60, है ना? 180 माइनस में 60, तो ऐसे कर ले। तो साइन 180 माइनस में 60 कर लेते हैं, इसमें चेंज नहीं करना पड़ता ना, उसमें चेंज करना पड़ता। ठीक है। हाँ, चलो बताओ। हम्म, करो सॉल्व। तो ये कितना आ जाएगा? वेट अपॉन में कितना आ जाएगा? साइन 60 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 60 है ही है। तो अब बताइए साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। तो यहां पर मैं लिख दूं, साइन 60 आ जाएगा तो √3/2, और इनटू में 60 है ही। तो बेटा जी ये आ गया 30√3 आ गया। और ऐसा यूनिट लगानी है न्यूटन। तो वेट आपका कितना आ गया ये? अब इसमें वेक्टर का क्या रोल था? कुछ नहीं था, बस यही बता दिया, हाँ फोर्सेस वेक्टर ही तो है। फोर्सेस वेक्टर है। ठीक है, तो एक पॉइंट पर तीन वेक्टर लग रहे हैं। एक पॉइंट पर जब तीन वेक्टर लग रहे हैं, तीन वेक्टर की फोर्सेस लग रही हैं, तो लेमिस थ्योरम यहाँ करवा दिया है। हालांकि ये आप लॉज ऑफ मोशन में करते हो, ठीक है, वेक्टर्स में नहीं करते हो, लेकिन मैं वेक्टर्स में ही करवा देती हूँ।